हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी बूस्टर सीरीज का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर को आगे कवर करेंगे। एंड आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली है। पिछली वीडियो काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था। एंड उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि ये जो बूस्टर सीरीज है ये सिर्फ एक रिवीजन नहीं बल्कि एक डिटेल्ड रिवीजन है जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर किया जाएगा एनसीईआरटी का। एंड उसके क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे, सीबीएसई के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कवर किए जाएंगे एंड सैम्पल पेपर भी कवर किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देख लीजिए एंड फिर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, अगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे मैं ये पॉइंट यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अभी ये रिकॉर्डेड वीडियोस रिकॉर्डेड सेशंस आ रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए लाइव आना स्टार्ट कर देंगे ताकि ऑडियंस लाइव इंटरेक्ट करे एंड वहाँ पे हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने तीन कॉन्सेप्ट हमारे कवर कर दिए थे। वो तीन कॉन्सेप्ट क्या क्या थे? सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने मीनिंग यहाँ पे कवर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन भी कवर कर ली थी। जी सर, डेफिनेशन भी हमारी हो चुकी है। सर हमने रोल भी कवर कर लिया था। रोल के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे आपको बाय हार्ट उनको याद करना पड़ेगा। अगर आप पॉइंटर्स याद करते हो, कीवर्ड्स याद करते हो तो आपकी सेंटेंस इजीली बन जाएंगे। मैंने तीन चीज़ें आपको पहले भी बताई थी एंड प्लीज़ उन तीन चीज़ों को याद रखना कि अगर आप पॉइंट्स यानी कि हेडर्स को याद रखते हो, सेकंड चीज़ आप कीवर्ड्स को याद रखते हो, एंड थर्ड चीज अगर आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी है यानी कि अगर आप प्रॉपरली रीडिंग लगाते हो तो आप बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख के आ पाओगे। क्लियर है? आप बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख के आ पाओगे। तो ये चार पॉइंट, तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। जितना भी पैसा शेयर होल्डर बिजनेस में लगाता है, जितनी भी वेल्थ वो बिजनेस में लगाता है, उतनी वेल्थ से उसको पूरा पूरा मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एंड होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव रहता है। दैट मीन्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितनी भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब अगला पॉइंट ये है कि शेयर की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन कैसे होती है, शेयर की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमाइन होती है? तो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करी जाती है। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आता है पेपर में कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लोगों को लगता है कि बहुत 3 से 4 नंबर में आ गया तो इसमें क्या क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए 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 मैंने ब्रेक करके उसके पॉइंट्स लिखे हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करा जाए। हम शेयर का प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं? करंट मार्केट प्राइस से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होती है। ठीक है, मार्केट प्राइस, नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज लिंक्ड विद द फाइनेंशियल डिसीजन। जो शेयर्स का मार्केट प्राइस होता है वो फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड होता है कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से पैसा उठाना है एंड कितना डिविडेंड देना है। जब एक बिजनेस ये तीन फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, वेन एवर अ बिजनेस टेक दीज थ्री फाइनेंशियल डिसीजन, दिस थ्री फाइनेंशियल डिसीजन विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। एंड इस शेयर के मार्केट प्राइस के इम्पैक्ट से शेयर होल्डर की वेल्थ पे फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है मेरी इतनी बात? चलो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेज इफ द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन इज द ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अगर जो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन है, अगर उनका जो बेनिफिट है, उनसे जो फायदा है वो हमारे उनके खर्चों से ज्यादा है तो हमारे शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको सिंपल 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 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। क्लियर हो गई बात? अब शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? जब उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी।
उस वो कैसे इन्वेस्ट करता है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। शेयर के मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो, मान लो अगर उसने जब इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसके शेयर का प्राइस 100 रुपये था, आज उसके शेयर का प्राइस 200 रुपये हो गया, तो ऑटोमेटिकली 100 से 200 में जाने में उसके शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये होगा कैसे, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन से इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल डिसीजन के अगर बेनिफिट उसके कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैं कंक्लूजन करूं, अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन पॉइंट है, हेंस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन हैपन ओनली विद ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जब हम एक ऑप्टिमम और एक एफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करेंगे तो ही हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। तो वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ का अगर आपको कैलकुलेशन आ जाए तो कैसे निकलेगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर वो होल्ड करता है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। मान लो अगर एक शेयर होल्डर 10,000 शेयर हेल्ड करता है और हर शेयर की प्राइस 200 रुपये है, तो आप 200 इंटू 10,000 कर दोगे तो वो उसकी वेल्थ निकल के आ जाएगी। क्लियर होगी बात, तो ऑब्जेक्टिव अब याद रहेगा, अगला कॉन्सेप्ट याद रहेगा। चलो नाउ व्हाट इज ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन, सॉरी व्हाट इज एन एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन। तो तीन डिसीजन की सर हमने यहाँ पे बात करी, बिल्कुल सर आपने तीन डिसीजन की बात करी। अगर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें तो हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां हमें फायदा हो रहा है, तो वो ऑप्टिमम हुई। अगर हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो हम ऐसी जगह से पैसा उठा रहे हैं जहां पे हमारी कॉस्ट जो है वो कम है। मैंने देखो ग्रीन कलर से सारे कीवर्ड्स हाईलाइट करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ऑप्टिमम होना मतलब ऐसा डिसीजन की इन्वेस्टमेंट करके हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर होगी बात। फाइनेंसिंग डिसीजन में ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लग रही है। एंड डिविडेंड डिसीजन में ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना या इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉफिट का कि शेयर होल्डर सेटिस्फाइड फील करे। मतलब अगर उसने पैसा लगाया है और उस पैसे पे उसको कुछ भी रिटर्न मिल रहा है तो उसको लगना चाहिए कि उसने कोई भी गलती या कोई भी मिस्टेक इन्वेस्टमेंट करके नहीं करी है। तो इस तरीके से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज एन एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन। In case of investment decision, the investment should be profitable. In case of financing decision, the cost of capital should be less. And in case of dividend decision, the profit given to the shareholder makes him feel satisfied. Clear है? अब आ जाते हैं इनकी डिटेल्ड डिस्कशन पे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरीके के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तीन तरीके के कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये रिवीजन है, आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसीलिए 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 ये फ्लो में हो रहा है। एंड आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, लिखना है, वीडियो को पॉज करके लर्न करना है, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। मेक श्योर राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी डन। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, इट रेफर्स टू डिसाइडिंग अबाउट व्हाट, हाउ द फंड्स, मैं हाईलाइट करें, डिसाइडिंग about how the funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for the investors। कि फंड्स को किस तरीके से किन एसेट्स पे लगाएं कि वो शेयर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम रिटर्न निकाल के ला सकें। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाम से ही पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा निर्णय लेना, ऐसा डिसीजन लेना कि हम पैसे को कहाँ पर लगाएं, किन एसेट्स पे लगाएं कि जो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया है या जो भी इन्वेस्टर्स है उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। क्लियर है। अब दो तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसे ही दो तरीके के एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट। तो इन एसेट्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डिसीजन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। इफ वी आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म एसेट then it will be long term investment decision. If we are thinking for short term asset then it will be short term investment decision. So on the basis of investment decision can be long term or short term. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बोला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर दो आते हैं, एक आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म से। डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग ऑफ फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आर नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जिन इन्वेस्टमेंट में हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में सोच रहे हैं, जिन
डिसीजंस में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। सिंपल। इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। ठीक है। अब कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन के? जैसे कोई बहुत बड़ी फिक्स्ड एसेट खरीदना, कोई एक नई ब्रांच खोलना, या कोई ऐसी मशीन लेना जो पुरानी वाली को रिप्लेस कर रही हो, एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस कर रही हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब मान लो कोई बिजनेस अपनी एक पूरी कंप्लीट यूनिट अलग से खोलता है, यूनिट 2, तो उसको उसमें बिल्डिंग चाहिए, उसको उसमें फर्नीचर फिक्सर चाहिए, उसमें उसको बेसिक एसेट्स चाहिए जो उस यूनिट को चलाएंगी, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर इंपॉर्टेंट? वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अफेक्ट करती है हमारी अर्निंग कैपेसिटी को। अब मान लो अगर हम एक पूरी यूनिट ही नहीं खोल रहे हैं, तो जिस पहली यूनिट से हमें पैसा आता था, अब यूनिट 2 से भी पैसा आने लगेगा, तो ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो अर्निंग कैपेसिटी वो इंक्रीज कर देगा क्योंकि हमने एक पर्टिकुलरली अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है। दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नॉट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नॉट कि आपने कुछ भी छोटा सा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करता है। एंड द थर्ड थिंग इज कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर आपने ज़्यादा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स कि वो पैसा अब तब तक वापस नहीं आएगा जब तक आप उस पर रिटर्न कमाते नहीं हो। मतलब वो आपको रिटर्न ला के दे सकता है, जो आपकी कॉस्ट है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, तो आपको सोच समझ के लेना ही है। ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व करता है तो भी सोच समझ के लेना है, और वो पैसा एक बार लगा दिया तो वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए भी आपको डिसीजन बहुत तमीज से सोच समझ के लेना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करेगा, दैट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट्स। मतलब कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैविंग फेवरेबल कैश फ्लो इज सेलेक्टेड। जिस इन्वेस्टमेंट को करके आपका कैश फ्लो फेवरेबल है, मतलब इनफ्लोज अच्छे हैं, आउटफ्लोज कम है, यानी कि आपको रिसीट ज़्यादा मिल रही है एंड पेमेंट्स कम हो रही है, आप ऑटोमेटिकली वही जगह पे इन्वेस्ट करोगे। तो एवरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व द कैश रिसीट दैट इज इनफ्लोज एंड कैश पेमेंट दैट इज आउटफ्लोज ओवर इट्स लाइफ, एंड दीज कैश फ्लोज आर रिक्वायर्ड टू बी एनालाइज्ड केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट इज डन। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके फायदा है जहां से रिटर्न अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि आपने एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पे इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द रेट ऑफ रिटर्न। नाउ द रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट? कैश फ्लो। जैसे मैंने आपको बोला कि कैश आ रहा है मतलब रिसीट आ रही है, वैसे ही कितना परसेंट आपका रिटर्न है वो भी मैटर करता है। तो द रेट ऑफ रिटर्न प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। लेट्स सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिनका सेम रिस्क है, देन द हायर प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड। जिनका रिस्क तो सेम है लेकिन उनके रिटर्न में फर्क है। लेट्स सपोज देयर इज प्रोजेक्ट 1 एंड देयर इज प्रोजेक्ट नंबर 2। तो प्रोजेक्ट नंबर 1 में भी रिस्क है, प्रोजेक्ट नंबर 2 में भी रिस्क है, विच इज इक्वल, जो कि बराबर है। लेकिन प्रोजेक्ट 1 आपको जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है दैट इज ग्रेटर देन दी प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 की रिटर्न कम है, तो आप ऑटोमेटिकली इसी प्रोजेक्ट को चूज करोगे ना कि मैं इसमें ही पैसा लगाता हूँ। रिस्क इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, लेकिन फायदा मुझे इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो द रेट ऑफ रिटर्न इज द अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व बिफोर सेलेक्टिंग द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ईच वन इज कंपेयर्ड यूजिंग वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, जब आप बीकॉम, एमकॉम या सीए, सीएस, सीएमए की तैयारी करोगे, तो वहां पे आपको कंप्लीटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। एंड उन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक सिखाई जाएगी कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक का यूज करके हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक टेक्निक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक टेक्निक है, ठीक है, पे बैक पीरियड एक टेक्निक है, तो वहां पे आपको ये टेक्निक सिखाई जाएगी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कौन सा इन्वॉल्व है, हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को यूज करके देख सकते हैं कि हमें कहां पे इन्वेस्ट करना है। दीज टेक्निक्स इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कितना कैश फ्लो होगा, कितना इंटरेस्ट रेट है, या
कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने लगाई है। तो कुछ बेसिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बोला, 3 फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, हमने कॉन्सेप्ट कवर किया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर मैंने फाइनेंशियल डिसीजन बताए, फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पिक किया, उसका मतलब समझा। उसके अंदर मैंने आपको बोला कि दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस, अगर हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद मैंने लॉन्ग टर्म का मतलब समझाया, उसके एग्जाम्पल समझाए, उसकी इंपॉर्टेंस और जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस को लेने में वो यहाँ पे हमने समझे। अगली वीडियो में हम शॉर्ट टर्म समझेंगे और अगले डिसीजन की तरफ चलेंगे। अगर आपने, फिर से बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी अगली वीडियो पे जाना है, तभी आपको अगली वीडियो भी समझ आएगी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पहले आप पुरानी वीडियो और ये वीडियो रिवाइज करें, अगली वीडियो में हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी ये रिवीजन वीडियोस पहुंच सके। आने वाली वीडियोस में हम सीबीएसई के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे, एनसीईआरटी भी पूरी अच्छे से हम कवर करके जाएंगे। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।